बिजनेस स्टडीज़ का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है उसको हम यहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम देखेंगे, किस तरह हमें आंसर्स लिखने हैं और कितने पॉइंट्स पे किस तरह आंसर देंगे सीबीएसई वाले। तो चलिए पहले स्टार्ट करने के पहले पूरा क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो नाउ द ओवरऑल जो मार्किंग है इसमें वो 40 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 आवर्स टाइम होगा। तो क्वेश्चंस किस तरह होंगे? दिस पेपर कंटेन्स 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। ओवरऑल 4 4 4 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है 30 टू 50 वर्ड्स में देने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 50 टू 80 वर्ड्स में एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन 80 टू 120 वर्ड्स में देने हैं। केस स्टडी और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्सेज ऑफ the source of recruitment which cannot be used when the existing staff is either insufficient or does not fulfill the eligibility criteria of the jobs to be filled। क्वेश्चन बोला है कि हमें दो ऐसे सोर्स रिक्रूटमेंट के ढूंढने हैं जिसमें एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो मेरे पास ऑलरेडी स्टाफ है उसमें से हम उठा के नहीं रख सकते। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। टू सोर्सेस, प्रमोशन जो है हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो उतना केपेबल नहीं है कि हम उसको रख सके। तो लिखा है प्रमोशन, टू सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट आर प्रमोशन refers to shifting of an employee to a higher position carrying higher responsibility, facility, status and pay। तो ये हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है। हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे आइडेंटिफिकेशन के कि आपने आइडेंटिफाई किया। अब आगे क्या दिया है? ट्रांसफर इन्वॉल्व्स टू शिफ्टिंग, एक तो ट्रांसफर हो जाएगा और एक हो जाएगा प्रमोशन। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझा देते हैं। विच कैन नॉट बी यूज बोला है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों को एक्सप्लेन करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई भी कर लिया आपने और एक्सप्लेन। हाफ मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रमोशन और ट्रांसफर लिखने पे 1 मार्क्स मिलेगा ओवरऑल, और प्रमोशन और ट्रांसफर को एक्सप्लेन करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे, ओवरऑल 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, माइका लिमिटेड। देखिए इन्होंने सिनोनिम्स बनाया है एक तरह से, जैसे नायका है एक कंपनी, नायका लिमिटेड, तो उसी तरह यहाँ पे रिफ्रेन किया है इन्होंने। नायका लिमिटेड इज डीलिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। माइका, सॉरी, नॉट नायका। इट इज एंजॉइंग इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन द कंपनी नीड्स 100 crores एंड एज एडिशनल कैपिटल। देखिए अभी नायका का आईपीओ भी आया था जिसमें कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, उसी तरह यहाँ पे माइका एक तरह से कह सकते हैं सेम केस स्टडी मार्केट से उठाई गई है ये। एक्सपेंशन द नीड्स 100 crores एज एडिशनल कैपिटल। एक्सपेंशन के लिए इनको 100 crores चाहिए। द कंपनी डिसाइड टू रेज फंड थ्रू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर वो इशू करेगी। चिराग कपूर द फाइनेंस देखिए नेम भी एक तरह से रिफ्रेन हो रहा है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड दैट द शेयर्स मे बी सोल्ड थ्रू इशूइंग houses or brokers। Identify and explain the method recommended by Mr. Kapoor through which the company can raise additional funds for expansion purpose। तो देखिए चिराग कपूर जो है वो फाइनेंस मैनेजर है, उन्होंने रिकमेंड किया कि शेयर्स को मार्केट में ब्रोकर के थ्रू सेल किया जाए। हाँ, ब्रोकर के थ्रू ही मार्केट में शेयर्स को सेल भी किया जाता है जिससे पैसा आता है। तो चलिए इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच द कंपनी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड रिकमेंडेड बाय मिस्टर कपूर थ्रू विच द कंपनी कैन रेज एडिशनल फंड फॉर एक्सपेंशन। देखिए क्या इन्होंने मेथड अप्लाई किया है कि शेयर को सेल किया जाए। तो आंसर देखते हैं क्या है। ऑफर फॉर सेल, आईपीओ जिसको हम कहते हैं, आईपीओ में शेयर्स को ऑफर किया जाता है लोगों को कि आप खरीदिए, तो वही है। आइडेंटिफिकेशन के हाफ मार्क्स मिल जाएंगे एंड 1.5 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन, मतलब 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे आइडेंटिफाई करने पे, ऑफर फॉर सेल जब आप लिखेंगे, और ऑफर फॉर सेल को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो 1.5 मार्क्स, ओवरऑल 2 मार्क्स। ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द टू कॉन्सेप्ट विच आर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विच वुड रिवील वेदर कंपनीज अंडरस्टाफ्ड, ओवरस्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। अंडरस्टाफ्ड मतलब स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कम है स्टाफ। ओवरस्टाफ मतलब ज़्यादा है। ऑप्टिमली मतलब एक ऑप्टिमम लेवल पे है, जितना होना चाहिए उतना। तो ऐसे दो कॉन्सेप्ट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए आंसर देखते क्या है। तो आंसर दिया हुआ है थर्ड का, वर्कलोड एनालिसिस। दिस वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हमने आइडेंटिफाई किया वर्कलोड एनालिसिस से और वर्क फोर्स एनालिसिस से आइडेंटिफाई कर लिया। हमें हाफ मार्क्स हेडिंग के मिल जाएंगे और हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन के मिल जाएंगे। इस तरह से 1 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो
वर्कलोड एनालिसिस क्या है, हमने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं और ह्यूमंस रिसोर्सेज जो चाहिए उसके लिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो वर्कलोड एनालिसिस से पता चलेगा। और वर्क फोर्स दिस रिवील नंबर एंड टाइप अवेलेबल से पता चलेगा। इसका आंसर हो जाएगा वर्कलोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ अ कंपनीज प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया है इन्होंने, रिलेट कर दिया है। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा एट पीरियोडिक इंटरवल्स, ठीक है, करते हैं, ये कंपनी करती है। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। देखिए, जब सारे चीज़ें कंपनी की हो जाती हैं तो एंड में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। परफॉर्मेंस चेक करना मतलब कंट्रोलिंग, वेरी सिंपल। ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप, हमें स्टेप पूछा गया है, प्रोसेस पूछा गया, आइडेंटिफाई करना है और फंक्शन को डिस्कस करना है। तो देखिए आंसर है कंट्रोलिंग एंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे आप। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, केस स्टडी का क्वेश्चन है। मिस्टर पवन कुमार, द सीईओ ऑफ एन ई कॉमर्स स्टार्टअप विच वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। Decided to hold a meeting with the manager to discuss the issue, ठीक है। While addressing the manager in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social and emotional factors in order to motivate employees. Explain any two such measures discussed by him when he suggested that that job could be made interesting so that the job itself becomes a source of motivation. Employees should be congratulated for good performance. Also, stability regarding future income and work should be provided to employees in order to develop a positive attitude among the subordinates. देखिए, हमें यहाँ पे 2 ऐसे मेजर जो डिस्कस किए हैं मिस्टर पवन ने, उसको डिस्कस करना है और आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं कौन से ऐसे 2 मेथड हैं। तो देखिए, जॉब वो इंटरेस्टिंग नहीं है और हमें नॉन मॉनेटरी बेसिस पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं। तो नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स होते हैं वो ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जॉब इंटरेस्टिंग कैसे होगी, जब जॉब इन्रिचमेंट किया जाएगा, एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मतलब वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको अप्रिसिएशन देना चाहिए, मेडल्स और ट्रॉफीज देनी चाहिए, और जॉब की सिक्योरिटी। ये 3 आपको देने हैं, तीनों के मार्क्स आपको 1.5 इंटू 2 करके मिल जाएंगे। 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 इंपॉर्टेंस आपको लिख देनी है, इसमें बुक्स में मिल जाएंगी आपको। डिफाइन लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एन्यूमरेट एनी 2 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, इस तरह की जो थी, चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस तो आप बुक से देख कर लिख सकेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। और हमें इसी के साथ साथ जो एक ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है जिसमें से कोई एक करना है, लीडरशिप एक्सप्लेन करना है और लीडरशिप के स्टाइल्स बताने। तो ऑटोक्रेटिक वाला आप लिख सकते हैं, डेमोक्रेटिक लिख सकते हैं, या लेजिस फेयर लिख सकते हैं। लेजिस फेयर वाला जो टॉपिक है आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि लेजिस फेयर वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। 7th क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे कोई 3 हमें एक्सप्लेन करने हैं, 3 पे मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल 12 दे दिए गए हैं, तो 3 कोई आप लिख लीजिएगा, बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, किस स्केल ऑफ ऑपरेशन पे हम कर रहे हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, MSME। तो इसी तरह आपको देना है आंसर। So as Priya is a regional manager of XYZ Limited. She is a hardworking employee and is trying to reduce wastage of resources in her company. She has set standards for performance of different activities and is ensuring that targets are met according to these standards with minimal wastage of resources. She has set up CCTV camera which helps her to keep a close check on the activities of subordinates and know how the employees are performing. इन्होंने close check रखा है, CCTV camera use कर रही है। She also reward the employee with a bonus with these standards are met. When these standards are met, she is trying her best to ensure a good performance of her team this year through the application of important function of management. Explain any 2 benefits of function of management highlighted. देखिए यहाँ पे प्रिया जो है एक रीजनल मैनेजर है और वो कंटिन्यूसली अपनी टीम वर्क पे फोकस कर रही है और देख रही है, क्लोज चेक रख रही है कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं। तो इसमें इन्होंने कौन सा जो इम्पोर्टेंस जो रोल प्ले किया है, जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो आइडेंटिफाई करना है और हमें उसकी क्या बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग हो रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सही रहे। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो टॉपिक है वो है, जो इनका जो मेन जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रही है वो है कंट्रोलिंग।
ये कंट्रोलिंग लिख दिया, उसके दो कोई इंपॉर्टेंस लिखने हैं तो इंपॉर्टेंस आप डायरेक्ट बुक से ही देख के लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, बस आइडेंटिफाई करना जो था केस स्टडी के बेस पे था। देखिए यहाँ दिया हुआ है हाफ मार्क्स फॉर द हेडिंग एंड 1 मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन, तो इस तरह आंसर के मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन 9 दिया, एन्यूमरेट एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो लेटेस्ट है 2019 जो एक्ट है, बुक में पुराना दिया है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। एन्यूमरेट एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोनों, तो इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बुक से ही देख के लिख सकते हैं। स्टेट एनी 5 रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के 5 रेगुलेटरी फंक्शन बताने हैं, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए डायरेक्ट आंसर भी आपने पूरा दे दिया, हर एक पॉइंट के 1 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिखेंगे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी तरह सेबी वाला भी जो ऑप्शन में था, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है उसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 मार्क्स का है, तो आपको कोई एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब आते हैं, जो 10th क्वेश्चन था वो रेगुलेटरी फंक्शन वाला था, हो गया ये हमारा सेबी का। अब आते हैं क्वेश्चन 11, ये केस स्टडी क्वेश्चन है। इन एन इंटरव्यू विद द लीडिंग न्यूज चैनल, मिस्टर राकेश, CEO of Get My Job, has suggested that companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process of applying for jobs easier and candidate friendly। ठीक है, जो जॉब गेट माई जॉब कंपनी है, ये चाहती है कि जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, उनको जो जॉब जो अप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोसेस हो वो ईजी हो और कैंडिडेट फ्रेंडली हो। इट इज़ फॉर दिस रीज़न ही सेड दैट मोस्ट प्रोग्रेसिव कंपनीज टुडे हैव अ शॉर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि आज जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। सही है। ही ऑल्सो सेट दैट एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विच हेल्प्स द मैनेजर इन एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स। जो फॉर्म भी ये लोग फिल कराते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जिससे कंपनी जो है जो अनफिट या अनक्वालिफाइड है उनको हटा सकती है। द कंपनी कैन क्रिएट अ मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल लाइक एप्टीट्यूड, manual dexterity, and intelligence to personality. The candidate may then be called for an in-depth conversation to evaluate their suitability for the job. तो ये सारे वो चाहते हैं कि जो कंपनी है किस तरह का मैकेनिज्म बनाए जिससे जो इंडिविजुअल है उसकी एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस पता लगाई जा सके। अब यहाँ पूछा है नेम द प्रोसेस and steps in the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidate for a job discussed above। तो हमें यहाँ पे प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि उस प्रोसेस में कौन से स्टेप जो हैं यहाँ पे फॉलो किए गए इस पैराग्राफ में। तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है सिलेक्शन का ये प्रोसेस है और इसके 3 स्टेप जो होते हैं सिलेक्शन के स्टार्टिंग के, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉय इंटरव्यू। तो ये 3, एक तो आइडेंटिफिकेशन के हाफ मार्क्स मिल जाएंगे और बाकी के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको आंसर देना है। और आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें, ऑल्सो एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस विच कैन बी सब्सिक्वेंटली परफॉर्म बाय द कंपनी। नेक्स्ट 3 स्टेप्स भी बताने हैं, तो नेक्स्ट जो स्टेप हैं वो देखिए, नेक्स्ट 2 स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पर, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 3, ये पूरा प्रोसेस ही यहाँ पे पूरे प्रोसेस पे क्वेश्चन था। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमको, देख रहे हैं हम, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो आंसर मार्क्स किस तरह दे रहा है देखिए, सिलेक्शन जब आप लिखेंगे तो उस पर हाफ मार्क्स मिलेगा एंड हाफ इंटू 4, तो मतलब ये 4 पॉइंट जब लिखेंगे ऊपर के, सिलेक्शन का हाफ मार्क्स और हाफ मार्क्स प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, और ये 4 चीज़ लिखेंगे तो इंटू 4.5 मार्क्स का एक होगा, तो 2 मार्क्स ऊपर कवर हो जाएंगे। और नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग, हेडिंग के हाफ मार्क्स हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक लिखेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, फिर आप सिलेक्शन डिसीजन लिखेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, फिर एक्सप्लेनेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको आंसर देना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी का है और 2 क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखते क्या है। वंश लिमिटेड इज अ लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स वेंटिलेटर्स। आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इन 2020 द कंपनी विटनेस्ड एन इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय 40%, होना ही था। It has planned to further increase its production capacity and also start production of PPE kits, sanitizers and masks in 2022. The finance manager of the company, Rajiv, feels confident about the future of the company and its liquidity position. बहुत confident है कि उसकी liquidity position भी company की बहुत अच्छी है और future भी अच्छा है. Discuss the meaning of dividend decision and in the light of the above statement, explain any 2 factors which could be considered by Vansh Limited while formulating the dividend policy of the company. देखिए यहाँ dividend decision जो आपके
3 जो डिसीजन होते हैं कंपनी के उसको एक्सप्लेन करना है, डिविडेंड डिसीजन, और फॉर्मुलेट कैसे करें वो भी एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आंसर किस तरह देना है, पहले आपने आइडेंटिफाई किया डिविडेंड डिसीजन है, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक शेयर है तो अगर कंपनी ने एक शेयर पे 1 रुपये प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करने बोला है तो वो 1 रुपये जो एक शेयर होल्डर को मिला, दैट इज़ डिविडेंड। ये आफ्टर पेइंग टैक्स उसके बाद दिया जाता है। अब इसके फैक्टर्स कैसे डिसाइड होंगे तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन से फैक्टर जो है डिविडेंड डिसीजन में इफेक्ट करते हैं, तो एनी 2 आपको लिखने हैं। 1 मार्क्स डिविडेंड डिसीजन का पूरा मिल जाएगा, हाफ मार्क्स फॉर द हेडिंग एंड 1.5 मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। हेडिंग के 2 हेडिंग लिखेंगे तो हाफ मार्क्स, और 1.5 मार्क्स जो एक्सप्लेनेशन के, तो ओवरऑल 5 मार्क्स हो गए। 12 जो 5 मार्क्स का है उसका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा एक। यहाँ जो एक क्वेश्चन दिया है ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जो फाइनेंस वाला टॉपिक था हमारा। वेदांश लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10 लाख की कैपिटल है और 100 रुपीज़ का एक शेयर है। फॉर एक्सपेंशन पर्पज द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड ऑफ 5 लाख, और चाहिए 5 लाख रुपीज़। द मैनेजमेंट इज कंसिडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। मैनेजमेंट में कुछ अल्टरनेटिव्स जो डिस्कस किए हैं वो है इशू ऑफ 5000 इक्विटी शेयर 100 ईच। कंपनी बोल रही है, जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि फंड रेज करने के लिए 5000 शेयर और इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए, 100 रुपये का एक शेयर होगा। या फिर डिबेंचर इशू कर दीजिए, 10% डिबेंचर, 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू कर दीजिए। तो देखते हैं अब आगे क्वेश्चन क्या है। द कंपनी प्रेजेंट एबिट, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, इस 4 लाख पर एनम। तो कंपनी की जो अर्निंग आ रही है वो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले वो है 4 लाख रुपीज़ पर एनम। एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम। रेट ऑफ रिटर्न जो आएगा वो सेम रहेगा अगर हम कोई भी अल्टरनेटिव ऊपर से फॉलो करते हैं तो। शुड बी यूज्ड remain same after expansion. Which alternative should be used by the company in order to maximize the return to equity shareholder? Return जो equity shareholder को मिलता है वो है dividend. The tax rate is 50%. Show the working. अब हमें पूरा कैलकुलेशन करना है, EPS निकालना है, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि यहाँ लिखा है रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो डिविडेंड होता है जिसको हम EPS कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। अगर आपके टीचर ने आपको पूरा पढ़ाया होगा कि जो पूरी इक्वेशन बनती है लाइन, तो ये इक्वेशन पूरी आपको आनी चाहिए। जो यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखी है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, देन टैक्स माइनस किया जाएगा, EAT आएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है, फिर EPS आ जाता है। आपकी टीचर ने आपको ये समझाया होगा किस तरह किया जाता है। तो चलिए पहले हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी की है बिफोर ये जो प्लान दिया गया उसके पहले, तो मेरी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न जो है वो 4 लाख रुपीज़ का आया है। तो कितना परसेंट है, 10 लाख का 4 लाख है, तो मतलब 40% साफ साफ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ 40% इन्होंने निकाल लिया सबसे ऊपर, रेट ऑफ रिटर्न 10%, 100 जो आया रिटर्न हमारा वो 40% आ गया। तो एबिट कैसे निकालेंगे, जब हम एक्सपैंड कर लेंगे। तो एक्सपैंड करने के लिए हमें कितने रुपए और चाहिए, 10 लाख के बाद हमें 5 लाख और चाहिए, तो 15 लाख हो गया मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट। और 15 लाख पे इन्वेस्टमेंट भी 40% रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम रहेगा एक्सपेंशन के बाद भी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एबिट है एक्सपेंशन के बाद, तो देखिए 40% ऑफ 15 लाख 6 लाख। तो अभी हमें पता चल गया एबिट जो है दोनों प्लान को यूज़ करने पे भी 6 लाख रहेगा। तो देखिए प्लान 1 और प्लान 2। अब इंटरेस्ट हमें देखिए, जब इक्विटी शेयर खरीदेंगे, जब हम सेल करेंगे तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, इक्विटी शेयर आर द होल्डर ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो देखिए प्लान 1 जो इक्विटी शेयर वाला था उसमें इंटरेस्ट में डैश है और डिबेंचर्स में 50,000 है। ये 50,000 कहाँ से आया, देखिए डिबेंचर जो है यहाँ पर, डिबेंचर अगर हम इशू करते हैं अल्टरनेटिव 2 में तो 10% इंटरेस्ट देना है। तो 5 लाख का 10% 50,000। तो अब यहाँ पे देखिए 50,000 लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट हमने दे दिया। तो अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे एबिट में, तो आपका 6 लाख EBT आएगा और 5,50,000 आपका आ जाएगा जो EBT है अगर प्लान 2 यूज़ करते हैं। फिर टैक्स देना है 50%, तो 6 लाख का 50% 3 लाख और 5,50,000 का 2,75,000 हो गया। अब EAT आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो 3 लाख और 2,75,000। अब ये अर्निंग जो हुई है ये इक्विटी शेयर होल्डर की है। फर्स्ट वाले प्लान को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे इक्विटी शेयर्स क्या होंगे, पहले कितने के इक्विटी शेयर्स चल रहे हैं, 1 लाख डिवाइड बाय 100, 1 रुपये का इक्विटी शेयर है। तो हमारे इक्विटी शेयर हो गए आपके 10,000, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 10,000 इक्विटी शेयर है। अगर फर्स्ट प्लान यूज़ करते हैं तो 5,000 इक्विटी शेयर और आ जाएंगे, तो ओवरऑल 15,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। सेकेंड अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं तो इक्विटी शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे इक्विटी शेयर तो वही है, बस डिबेंचर लोन आ रहा है, लोन से इक्विटी शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो देखिए हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फर्स्ट वाले प्लान में बढ़ जाएंगे इक्विटी शेयर, तो 3 लाख डिवाइड बाय 15,000 ₹20 आएगा EPS। और अगर डिबेंचर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर्स हमारे 10,000 रहेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हमारा EPS आ जाएगा डिवाइड करने पे 27.5। तो कौन सा बेस्ट है जिसमें EPS अच्छा आ रहा है? तो बी प्लान अच्छा है, क्योंकि डिबेंचर इशू करने पे हमें डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा 5,000 इक्विटी शेयर वालों को। तो सेकेंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये पूरा कैलकुलेशन देना बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बिजनेस स्टडी सैम्पल पेपर। थैंक यू।